वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर जो बिहार का है उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आगे के पार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहला है बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य। तो इसमें हमें क्या क्या देखना है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें है कि मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का जो लक्ष्य रखा गया है, इसका जो वर्ष है वो आपको 2022 से 23 तक है। यानी मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य 2022 से 23 हो जाएगा। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य, जो कि किसके सहयोग से किया जाएगा? जीविका के सहयोग से। ये भी आपको 2022 से 23 तक में होगा। यानी मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कह रहा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये भी आपको 2022 से 23 तक में पूरा किया जाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़क को निर्माण करने का लक्ष्य, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है बिहार में 2500 किलोमीटर नए सड़क का निर्माणों का लक्ष्य रखा गया। ये भी आपको 2022 से 23 तक में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है राजगीर और बोध गया में, यानी राजगीर और बोध गया में 24 घंटे जो है आपको सौर से बिजली उत्पन्न किया जाएगा। इसका जो लक्ष्य रखा गया ये जून 2023, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखेंगे कि राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य जून 2023 में रखा गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य, यानी कि अभी जो बिजली खपत हो रहा है उसमें 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये आपको 2023 में रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपको रखा गया है 2024 तक में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया सितंबर 2024 में। यानी पटना में जो भी मेट्रो रेल बन रहा है ये आपको सितंबर 2024 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। तो नेक्स्ट आते हैं बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य। यानी बिहार के हर एक घरों में प्रीपेड मीटर, मतलब वही जो कि पहले पैसा पे करना होता है, ये आपका लक्ष्य रखा गया मार्च 2025 तक में। तो याद रखिएगा, पटना मेट्रो सितंबर 2024 और हर घर प्रीपेड मीटर मार्च 2025 तक। नेक्स्ट है कि टीवी को पूरी तरह ख़त्म करने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो ये भी आपको रखा गया है 2025 तक में। टीवी को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य 2025 तक है। नेक्स्ट है बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के सातों लक्ष्य को प्राप्त करने का समय सीमा कितना है? 2025। जैसे आपको पता है कि 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 रखा गया है, तो इसके सातों लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो समय सीमा है वो आपको 2025 तक हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कि बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में से 50% तक कमी लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। तो बिहार में जो सड़क दुर्घटना हो रही है इसमें 50% तक का कमी लाया जाएगा। तो इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो आपको 2030 तक है। नेक्स्ट है 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया, यानी 100% कह सकते हैं साक्षरता लाया जाएगा, एजुकेशन में लाया जाएगा, ये भी आपको 2030 तक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस को पूरी तरह ख़त्म करने का लक्ष्य। तो हेपेटाइटिस को जो पूरी तरह ख़त्म किया जाएगा ये भी आपको 2030 में ही है। एड्स को भी 2030 में ख़त्म किया जाएगा और सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य जो है आपको 2030 तक रखा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक है। और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है आपको 2040 तक किया गया, यानी बिहार सरकार के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य आपको 2040 तक रखा गया। चलिए मिलते हैं, अब हम लोग अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति, यानी बिहार में अलग अलग व्यक्ति को कौन सा पद दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है राज्यपाल। तो राज्यपाल आपका हो गया फागू चौहान है अभी वर्तमान में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। मुख्य न्यायाधीश जो हैं आपको संजय करोल। विधानसभा अध्यक्ष जो कि क्या है 17वें विधानसभा अध्यक्ष, ये जो हैं आपको अवध बिहारी चौधरी हो जाएंगे। और विधानसभा के उपाध्यक्ष जो हैं ये हैं महेश्वर हजारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विधा सॉरी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा जी हैं।
विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष में जो अभी हैं वो विजय कुमार सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट है विधान परिषद के सभापति 12वें कौन है? तो देवेश चंद्र ठाकुर हैं। विधान परिषद के उपसभापति ये आपको रामचंद्र पूर्वे हो जाएंगे। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष जो है वो सम्राट चौधरी हैं। मुख्य सचिव अभी कौन है? तो अमीर सुबहानी, ये कि आपको याद होगा पिछली बार पूछा भी गया था। मुख्य सचिव जो हैं अभी वो अमीर सुबहानी हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अभी डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हो जाएंगे। महाअधिवक्ता कौन है? तो पीके शाही। महाअधिवक्ता अभी जो है वो पीके शाही हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी जो हाल में बने हैं, पूछने का काफ़ी चांस है, याद रखेंगे, आरएस भट्टी यानी राजविंदर सिंह भट्टी। तो पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो एच आर श्रीनिवास। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो नरेंद्र कुमार सिन्हा जी हैं। और राज्य के अन्य सूचना आयुक्त जो है वो त्रिपुरारी शरण एवं फूलचंद्र चौधरी हैं। लोक आयुक्त जो हैं वो न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा हो गए। उसके बाद आते हैं महालेखाकार। तो महालेखाकार जो हैं वो राम अवतार शर्मा हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो भी हाल ही में बने हैं, तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो आपको अतुल प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट आते हैं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा हैं। उसके बाद आते हैं बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। तो बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार हैं। चलते हैं आगे की ओर। आगे है बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन हैं। उसके बाद है बिहार विधानसभा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद हैं। यानी बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद हैं। आगे है वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार राज्य के मंत्री जो कौन कौन है? तो यानी कि बिहार के वैसे मंत्री जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, अभी उन लोगों को देखने वाले हैं। तो इसमें से सबसे पहला है कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत पशुपति कुमार पारस। तो पशुपति कुमार पारस जो हैं वो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। उसके बाद है गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह जो हैं वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। नेक्स्ट आते हैं आर के सिंह। तो आर के सिंह जो हैं वो विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। उसके बाद आते हैं अब हम लोग राज्य मंत्री के अंतर्गत। तो राज्य मंत्री के अंतर्गत जो है अश्विनी कुमार चौबे। तो अश्विनी कुमार चौबे जो हैं वो उपभोक्ता मामले, खाद्य, पर्यावरण एवं वन उनको दिया गया है। नेक्स्ट है नित्यानंद राय। तो याद रखेंगे नित्यानंद राय जो है वो गृह मंत्रालय से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है अब आपका बिहार से संबंधित पुरस्कार जो किन किन लोगों को दिया गया है, तो उसमें आते हैं सबसे पहला इसमें डिजिटल इंडिया अवार्ड। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है 2022 का वो डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी को मिला है। और यह जो है बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। तो ये जो डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी हैं, इनको डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखेंगे ये जो होगा एन विजया लक्ष्मी, इनको डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं 32वां बिहारी पुरस्कार। तो 32वां बिहारी पुरस्कार जो है डॉक्टर माधव हारा को मिला है। और इनका पुस्तक जो है पंचरंग चोला पहर सखी रे, इस बुक के लिए इनको दिया गया है। तो 32वां बिहारी पुरस्कार जो है 2022 का वो मिला है डॉक्टर माधव हारा को मिला है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 31वां भी दिया गया तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अब 2022 बीतकर 2023 आ गया। तो याद रखेंगे 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि बिहारी पुरस्कार जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, बिहारी पुरस्कार बिहार की तरफ से नहीं, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है अटल काव्य रत्न सम्मान। तो अटल काव्य रत्न सम्मान जो है 2022 का ये मिला है हिमकर श्याम जो कि सारण के हैं। और इनको साहित्य के क्षेत्र में यह उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको दिया गया है। और वर्ष 2019 में इन्हें बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में शताब्दी सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और इनकी बहुचर्चित किताब जो है वो है युद्धरत हूँ मैं। तो याद रखेंगे अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 किन्हें मिला है? तो हिमकर श्याम को मिला है अटल काव्य रत्न सम्मान। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार
2022 किसे दिया गया? तो विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार जो है वो आपको प्रोफेसर अरुण कुमार झा जो कि मधुबनी के हैं उनको दिया गया है। तो विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मिला है। नेक्स्ट आते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जो है वो आपको मैथिली ठाकुर जो कि लोक गायिका हैं मधुबनी को उनको दिया गया है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार आपको मैथिली ठाकुर को दिया गया है जो कि बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखने वाला दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसको दिया गया? तो मैथिली ठाकुर को दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया? तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा इनको प्रदान किया गया है। आगे आते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है नाजिया परवीन को दिया गया है जो कि अररिया सदर अस्पताल की नर्स हैं। नेक्स्ट है कथाक्रम सम्मान 2022। तो कथाक्रम सम्मान 2022 किसे मिला है? तो कथाक्रम सम्मान जो है ऋषिकेश सुलभ जो कि कहाँ के हैं? सिवान के। तो कथाक्रम सम्मान जो है ऋषिकेश सुलभ को मिला है और इन्हें वर्ष 2019 में संगीत नाटक अकादमी का भी सम्मान प्राप्त हुआ था। तो ये जो ऋषिकेश सुलभ हैं इनको कथाक्रम सम्मान का भी पुरस्कार मिला है, साथ ही साथ संगीत नाटक अकादमी का भी पुरस्कार इनको दिया गया। अगला है उनके कहानी और इन्हीं के संदर्भ में याद रखेंगे कि उनके कहानी संग्रह बसंत के हत्यारे के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। तो ये प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो 2022 के लिए है दो व्यक्ति को दिया गया, धीरज कुमार जो कि बेतिया से है और पल साक्षी छपरा से है। तो यानी 2022 का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो धीरज कुमार और पल साक्षी छपरा की है उसको दिया गया। तो धीरज कुमार जो है इनको वीरता के लिए दिया गया है और पल साक्षी जो है वो सामाजिक सेवा के लिए दिया गया है। तो याद रखेंगे। और 2021 तो ऑलरेडी पुराना हो चुका है तो इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखें कि 2022 का जो है वो धीरज कुमार बेतिया और पल साक्षी जो छपरा की हैं उनको यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब आपका आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है आपको जिसमें कि सौरभ सुमन को और निशी कुमारी को दिया गया। तो सौरभ सुमन जो है लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक हैं और दूसरा जो है निशी कुमारी, तो निशी कुमारी महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका हैं, इनको प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है 2022 के दो व्यक्ति को दिया गया है, एक सौरभ सुमन को और एक निशी कुमारी। यानी सौरभ सुमन और निशी कुमारी जो हैं इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किनके द्वारा दिया गया है? तो 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के दो शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया। किन्हें किन्हें? तो सौरभ सुमन और दूसरा निशी कुमारी को, यानी कि सौरभ सुमन और निशी कुमारी को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो है मैथिली भाषा के लिए जो मिला है वो मिला है अजित आज़ाद जो कि मधुबनी के हैं और हिंदी भाषा के लिए मिला है बद्री नारायण जो कि भोजपुर के हैं। चलिए इसमें एक बार देखते हैं। मैथिली पुरस्कार जो है वो आपको अजित आज़ाद जो कि मधुबनी के हैं उनको मिला है और हिंदी भाषा के लिए जो मिला है वो बद्री नारायण जो कि भोजपुर के हैं उनको दिया गया है। आगे क्या रहा है कि नोट में देख लीजिएगा कि वर्ष 2021 का मैथिली पुरस्कार भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए आपको दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अब साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है उर्दू भाषा के लिए जफ़र कमाली को दिया गया जो कि सिवान की हैं और इनका कविता संग्रह है हौसलों की उड़ान। नेक्स्ट है मैथिली भाषा के लिए। तो मैथिली भाषा के लिए जो मिला है वो डॉक्टर वीरेंद्र झा मधुबनी के लिए। यानी साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार जो है बाल साहित्य पुरस्कार जफ़र कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आते हैं साहित्य अकादमी अनुवाद 2022। तो मैथिली भाषा में डॉक्टर रत्नेश मिश्र को मिला है और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में नवकृष्ण एही को मिला है। तो ये साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार है और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी भाषा सम्मान। तो साहित्य अकादमी भाषा सम्मान जो है डॉक्टर उदयनाथ झा को यह मिला है।
चलिए अब है बिहार से संबंधित कुछ अन्य पुरस्कार जो किन किन लोगों को दिया गया है, तो इनको हम लोग देख लेते हैं। तो क्योंकि बिहार से संबंधित किनको किनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहला है इसमें प्रसिद्ध नाटककार रंगकर्मी नाटक कुमार राजेश कुमार को नाटक निःशब्द के लिए पहला मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई है। यानी राजेश कुमार को मोहन राकेश सम्मान घोषणा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है स्वच्छता सारथी पुरस्कार। तो स्वच्छता सारथी पुरस्कार जो है आपको विनीत कुमार को दिया गया है, जो कि औरंगाबाद के हैं, और इनको प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखेंगे। स्वच्छता सारथी पुरस्कार जो है वो विनीत कुमार को दिया गया है, जो कि औरंगाबाद के हैं। और किस लिए दिया गया है, तो प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया है। नेक्स्ट सुपर 30 के जो संस्थापक रहे हैं आनंद कुमार, इनको विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सीनेट की सिफारिश पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का मानद उपाधि पुरस्कार दिया गया है। यानी कि आनंद कुमार को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानव उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के द्वारा वर्ष 2021 का साहित्य भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शिवदयाल को दिया गया है। तो याद रखिएगा साहित्य भूषण पुरस्कार जो है वो आपको शिवदयाल को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लंबे समय तक कार्य करने के लिए शोध पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ 2000 से नवाजा गई है। आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये इम्पोर्टेंट काफ़ी हो जाएगा कि एमएसई के विकास के लिए कार्यों की श्रेणी में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को नेशनल एमएसएमई का अवार्ड दिया गया है। तो बिहार को नेशनल एमएसएमई का अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है मैथिली का सुप्रसिद्ध कवि जो है डॉक्टर तारानाथ वियोगी, उनको जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि लेखक डॉक्टर तारानंद वियोगी को जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है बिहार, हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया था। तो विजिटर अवार्ड किसे दिया गया था, प्रोफेसर जाहिद अशरफ को, जो कि कहाँ के थे, खगड़िया के थे। नेक्स्ट कह रहा है गया जिले के डीएम त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस से सम्मानित किया गया है। तो गया जिले के डीएम कौन है, त्यागराजन, जिनको क्या मिला है, तो केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस को से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आते हैं पूर्वी चंपारण के संतोष कुमार को बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं, पूर्वी चंपारण के संतोष कुमार, जिनको बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को राजनीति सेवा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए को लेकर मुंबई में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से नवाजा गया है। तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड किन्हें दिया गया है, तो वीरेंद्र कुमार को दिया गया है और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार बीभा लाल को कीर्ति कृष्ण लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। तो यानी कि ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि बीभा लाल जो हैं उनको मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार हैं, उनको कृष्ण लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। नेक्स्ट है बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद होगा आपको, मैंने पीछे बताया था फटाफट 100.com में पहला वीडियो आपने देखा होगा। तो स्वर्ण शक्ति अवार्ड दिया गया है कहलगांव को। अब बताइए यहाँ से आप सिल्वर किसको दिया गया है, तो सिल्वर के लिए मैंने आपको याद करवाया था। सिल्वर जो होता है, सिल्वर और सिल्क थोड़ा रिलेटेड है, और सिल्क कहाँ होता है, भागलपुर में। तो भागलपुर को आपको सिल्वर पावर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं बिहार के फिल्म डायरेक्टर जो पार्थ सौरभ हैं, उनको 70वें सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है आई.एस. जयसिंह को स्कोच अवार्ड एवं स्केच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में 5 अक्टूबर को रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब बिहार के नील आर्यन ठाकुर ने जीता है। यानी मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 नील आर्यन ठाकुर ने जीता है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रीय प्रधानमंत्री ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। ये याद रखेंगे, कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, तो 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें सिक्की कला के प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुर जिले की उद्यमी अनीता गुप्ता भी शामिल है। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 29 महिलाओं को जो दिया गया नारी शक्ति पुरस्कार, उसमें से सिक्की कला के लिए आपको प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी ठाकुर एवं भोजपुरी जिले की उन्नति अनीता गुप्ता को भी दिया गया। आपको याद होना चाहिए, ये जो सिक्की कला आप देख रहे हैं इसको जीआई टैग में भी शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए कर्नाटक के बाद बिहार को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी बिहार को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस चीज़ के लिए, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान है उसके लिए किया गया है। नेक्स्ट है धान की भूसी से 900 वर्ग फीट की गोलाकार रंगोली बनाने पर अमरीश कुमार तिवारी कैमूर को इंडिया बुक रिकॉर्ड के नाम से दर्ज किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार में बिहार से सम्मानित कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो देखिए इस बार जो पद्म पुरस्कार जो आपको मिला है वर्ष 2022 के लिए को टोटल कितने व्यक्ति के लिए, 128 व्यक्ति के लिए दिया गया है, जिसमें बिहार के मात्र 2 व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री सम्मानित से किसे किया गया, सबसे पहले है आचार्य चंदना जी। आचार्य चंदना जी जो है इनको पद्म सम्मान मिला है, राजगीर बिरातन के संस्थापक हैं। और दूसरा है सहवाल गुप्ता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बिहार से जो पद्मश्री मिला है तो इसमें एक है आचार्य चंद्रा जी और दूसरा है श्री सहवाल गुप्ता, जिनको सहवाल गुप्ता को मरणोपरांत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार 2021 का तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप एक नज़र देख सकते हैं कि 2021 का जो रामविलास पासवान को मिला है। और उसके अलावा पद्मश्री जो है 5 लोगों को जनरली 4 लोगों को मिला है, श्रीमती दुलारी देवी, रामचंद्र मौर्य, दिलीप सिंह मृदुला। तो ये सब अब 2021 का तो थोड़ा ओल्ड हो गया, तो इसको आप लोग नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, बट 2022 का याद रखना है किनको मिला है, तो चंदना जी और सहवाल गुप्ता को मिला है। 2020 का है तो इनको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हुए चलते हैं। नेक्स्ट अब आ रहा है 2022 में शुरू की गई बिहार सरकार की नई योजनाएं कौन कौन सा है, तो इनको देख लेते हैं। तो इनको देखिए, इसमें से सबसे पहले हर घर गंगा जल योजना। तो हर घर गंगा जल योजना के अंतर्गत जो है आपको गंगा जल की आपूर्ति कराई जाएगी, जो कि इसमें क्या होगा कि गंगा नदी के पानी को पाइप लगा के जरिए राजगीर गया और बोध गया एवं नवादा में उपलब्ध कराया जाएगा। तो याद ये रखना है कि कुल पाइपलाइन की लंबाई कितना है, तो 151 किलोमीटर है। यानी हर घर गंगा जल योजना के अंतर्गत जो है कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर हो जाएगा। और इसमें बजट कितना आ रहा है, तो 4475 करोड़ का बजट आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना जो है यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है। और इस योजना की सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड है या नहीं ये जान सकेंगे। यानी तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना मुख्य के अंतर्गत हम लोग ये पता कर पाएंगे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड उपलब्ध है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना। तो मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट योजना के अंतर्गत क्या है कि हर एक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाया जाएगा, याद रखेंगे। और ये स्टार्ट कब है, 15 सितंबर 2022 से। नेक्स्ट है बिहार शुष्क बागवानी योजना। तो बिहार शुष्क बागवानी योजना जो है ये आपको अगस्त 2022 में आया है। इसके अंतर्गत क्या है कि बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करने वाले किसानों को फल के खेतों की सब्सिडी देगा। रोपण सामग्री के मद में 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिश ऑन व्हील्स। तो फिश ऑन व्हील्स में जो है बिहार पशुपालन एवं मत्स्य इम्यूनिटी बढ़ाकर उनके स्वस्थ परिवारों को किया जाएगा। और टीबी मरीजों को उनके घर पहुंचकर मछली चावल खिलाया जाएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए मछली उत्पादन में इंडिया का रैंक जो है आपको 3rd आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं निपुण बिहार योजना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। निपुण बिहार योजना किसके द्वारा जारी किया गया है या शुरुआत किया गया है, तो याद रखेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा। इसमें क्या है कि कक्षा 1 से लेकर 3 तक के स्टूडेंट को आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार हेतु लाया गया है।
देखिए, मुझे पता है आप सभी लोगों के पास ये ज़रूर होगा ये बुक, और आप लोगों के पास होना भी चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, बुक को लाइन बाय लाइन आप देख सकते हैं, और अगर आपको ये एज ए ऑडियो भी अगर आप ये सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा याद रहेंगे, क्योंकि आपको पता है जो खुद का पढ़ा हुआ और सुना हुआ, तो जो सुना हुआ चीज़ होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिमाइंड होता है। तो आप ये करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषि सब्सिडी योजना। तो इसके अंतर्गत जो है आपको 10 लाख रुपये जो है कृषि यंत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दिया जाएगा, किसान और किसान समूह संस्थान को दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको 25 से 40 तक के कृषि यंत्र की स्थापना के लिए सरकार 40% का अनुदान देगा। तो ओवरऑल मुख्यमंत्री कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, नाम में ही लिखा हो सब्सिडी, तो आपको सब्सिडी दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत जो है आपको 10 लाख रुपये का लोन सरकार बिजनेस के लिए देगी, जिसमें से 50% पर अनुदान देगी, यानी कि केवल बाद में जो है आपको 5 लाख रुपये चुकाने होंगे। और अच्छी बात यह है कि उसमें केवल 1% का आपको ब्याज लगेगा, और यह इसका लाभ जो है हर वर्ग के जाति और लोग उठा सकते हैं। और इसमें और क्या फैक्ट है तो आप इस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना था कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आपको जून 2021 से चल रही है, और इसमें 10 लाख रुपये का लोन देना है, जिसमें से 5 लाख रुपये चुकाने हैं 1% ब्याज पर, और 50% आपको एज ए अनुदान मिल जाया करेगा। चलिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला ये था युवा उद्यमी योजना, अब ये महिला उद्यमी योजना। तो इसमें भी क्या है कि आपको 10 लाख रुपये का लोन सरकार देगी, जिससे 50% अनुदान देगी, और बाद में 5 लाख रुपये सिर्फ आपको चुकाने होंगे, कोई ब्याज आपको नहीं लगेगा। यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 5 लाख पर 1% का ब्याज लग रहा था, महिला में आपको कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं महिला उत्थान की बात इसमें हो रही है। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। तो देखिए मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जो है आपको 7 निश्चय 2 में शामिल किया गया एक योजना है, और इसमें अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत हृदय में छेद के साथ बच्चों को निःशुल्क उपचार की सुविधा कराई जाएगी। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जो है यह वह योजना है जिसके अंतर्गत अगर किन्हीं बच्चों को क्या हुआ है कि अगर उनके हृदय में छेद है, तो सरकार क्या करेगी, उन बच्चों का निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कराएगी। तो यही था मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। चलिए नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में शुरू किए गए विभिन्न ऐप और पोर्टल। तो याद रखिए सबसे पहला है फिलो पोर्टल। तो फिलो पोर्टल क्या है, तो 9वीं से लेकर यानी कि कक्षा 9th से लेकर कक्षा 9th से लेकर 12 तक के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। यानी कि फिलो ऐप जो है आपको 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ाई से संबंधित किया गया है। नेक्स्ट है वंडर ऐप। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगी, याद रखिएगा वंडर ऐप जो है गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, और इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराया जाएगा। तो बताइए वंडर ऐप किससे संबंधित है, तो वंडर ऐप जो है वो प्रेग्नेंट लेडी से एक तरह से संबंधित है, जिसमें उनको चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या रहा है, ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी ऐप। तो ई संजीवनी पोर्टल और ई संजीवनी ऐप जो है आपको स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये जो है आपको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस संजीवनी पोर्टल आपको याद होना चाहिए कोविड-19 महामारी के समय जनरली ये लॉन्च किया गया था। तो इसमें निःशुल्क चिकित्सा प्रमाण लेने की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हायरिंग मोबाइल ऐप। नेक्स्ट हायरिंग मोबाइल ऐप। तो हायरिंग मोबाइल ऐप जो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या है, तो लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए, यानी हायरिंग मोबाइल ऐप जो है आपको सहकारिता मंत्रालय उपलब्ध कराती है। इसमें क्या है, तो लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है ई अश्विन पोर्टल। तो ई अश्विन पोर्टल जो है बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए, तो इस ई अश्विन पोर्टल जो है आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित राशि उनके सीधे उनके बैंक खातों में ऐप में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका इंद्रब्रज ऐप। तो इंद्रब्रज ऐप जो है आपको 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से 40 मिनट पहले आपको चेतावनी दिया जाएगा। आप ऐसे देखिए वज्र है इंद्रब्रज, तो ब्रज से हम लोग क्या याद रख सकते हैं, इंद्र मतलब जो ठनका गिरता है। तो इंद्रब्रज ऐप किससे संबंधित हो जाएगा, तो यानी कि यह आपदा प्रबंधन विभाग ने डाला है, ऑफकोर्स आपदा से ही संबंधित है। तो 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली से गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले आपको चेतावनी दे दी जाएगी, ताकि आप लोग सही जगह पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं परिमार्जन पोर्टल। तो परिमार्जन पोर्टल किससे संबंधित है, तो परिमार्जन पोर्टल जो आपको राजस्व एवं भूमि सुधार
मंत्रालय दिया है। आप ऐसे याद रखिए, परिमार्जन सॉरी परिमार्जन पोर्टल जो है, इसके माध्यम से भूधारी रैयत डिजिटलाइज जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप जो शिक्षा विभाग के द्वारा है, और इसमें वर्ग 1 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, एक था फिलो ऐप। तो फिलो ऐप क्या था? तो 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को डिजिटली शिक्षा दिया जाएगा, उसके लिए था फिलो ऐप। नेक्स्ट है बिहार कैरियर पोर्टल। बिहार कैरियर पोर्टल जो है, यह भी आपको शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। इसमें क्या है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं को कैरियर काउंसलिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, नाम से ही क्लियर है, बिहार कैरियर पोर्टल, तो बच्चों को कैरियर से संबंधित होगा। नेक्स्ट है सुविधा ऐप। तो आपने सुविधा ऐप का यूज़ किया भी होगा। सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग के द्वारा दिया गया है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बिजली बिल का आप ऑनलाइन जो है वहाँ पर जमा कर सकते हैं, बिजली चोरी की सूचना दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, नया बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको सुविधा ऐप में दिया गया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है सेवा समाधान वेब पोर्टल। तो सेवा समाधान वेब पोर्टल जो है सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। यह आपको राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों एवं सेवा मामलों में सेवानिवृत्त कर्मियों के समान भुगतान के प्रभाव के निराकरण हेतु किया गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका दृष्टि ऐप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है। तो दृष्टि ऐप के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, यानी बिहार सरकार बहुत सारी परियोजनाओं को लाती रहती है, तो उस परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए आपको जो है दृष्टि ऐप को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है चक्र मोबाइल ऐप। तो चक्र मोबाइल ऐप जो है आपको बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध किया गया है। इसे फिक्की और स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया है। तो बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, इसको फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया है। तो चक्र मोबाइल क्या है? तो बिहार पुलिस के द्वारा जनरेट किया गया, यह आपको बिहार के सभी अपराधियों का डाटाबेस उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है ई निश्चय पोर्टल। तो ई निश्चय पोर्टल जो है हर घर नल और गली नली पक्कीकरण योजना से संबंधित इसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि हर घर नल जल योजना इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है बामिस ऐप। तो बामिस ऐप याद रखिएगा, बामिस ऐप जो आपको जल संसाधन विभाग से संबंधित है, और ये राज्य में नई तकनीकों और आधारित सिंचाई को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए इस ऐप को तैयार किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अनमोल ऐप। अनमोल ऐप आपको स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ई लॉट्स पोर्टल। तो ई लॉट्स पोर्टल जो है बिहार शिक्षा परिषद के द्वारा दिया गया है। लॉट्स कहते हैं ना, लॉट्स ऑफ बुक्स। तो लॉट्स ऑफ बुक्स में क्या है कि 12वीं की कक्षाओं की पुस्तकों इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय, एक तरह से ई लॉट्स पोर्टल जो है ई पुस्तकालय है। इसमें क्या है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को आपको बढ़ावा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका वर्ष 2022 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई नई नीति और विधेयक क्या क्या हैं, तो इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या रहा है, बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति। तो इसके अंतर्गत क्या है, 26 मई 2022 को मंजूरी दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, तो बिहार में कपड़ा और चमड़ा उद्योग लगाने पर 10 करोड़ सब्सिडी दी जाएगी। यानी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत जो आपको 10 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी यहाँ पर देने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप नीति। तो बिहार स्टार्टअप नीति आपको पता है, इसमें क्या किया जाता है, जो भी राज्य के युवा उद्यमी उनको 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपये आपको दिया जाएगा। मतलब अगर आप बिहार स्टार्टअप नीति के अंतर्गत कोई स्टार्टअप करते हैं तो आपको 10 लाख रुपये दिया जाएगा, जो कि बिना ब्याज का आपको दिया जाएगा, और वो भी 10 साल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका बिहार विशेष न्यायालय संशोधन। बिहार विशेष न्यायालय संशोधन, तो ये जो है आपको भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी। यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामलों पर अब मुकदमा भी चलेगा। यह संशोधन बिहार विशेष न्यायाधिकरण 2009 में किया गया था। नेक्स्ट आते हैं बिहार माल और सेवा कर संस्थान विधेयक। तो इसके अंतर्गत जो है बिहार में जीएसटी में इनपुट क्रेडिट लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 में किया गया है। नेक्स्ट है बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश। तो इसके तहत नगर निकाय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है
बिहार शहरी आयोजन तथा विकास। तो बिहार शहरी आयोजन तथा विकास भी जो है आपको इसके अंतर्गत सरकारी पदाधिकारी ओर से हुनर जमीन अधिग्रहण और भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त की गई है। इससे पहले शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण के समय 80% जमीन पर मालिकों की सहमति अनिवार्य थी। यानी कि बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक के अंतर्गत क्या किया गया है कि जमीन अधिग्रहण पर भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। और जैसे कि पहले क्या होता था 80% जमीन ज़मीनी मालिक की सहमति अनिवार्य थी, अब वैसा सहमति रहना आवश्यक नहीं रह गया। नेक्स्ट आते बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अंतर्गत क्या किया गया है कि अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र आपको 75 साल किया गया और सदस्यों के लिए अधिकतम उम्र जो है आपको 70 साल जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो आपको राज्य में चिकित्सा प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन के में तेजी लाना इसका प्रमुख पर्पस है। नेक्स्ट इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो है आपको कह सकते हैं इसके तहत जो बिहार में 151 इथेनॉल का संयंत्र क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। नेक्स्ट है पेयजल उपयोग शुल्क नीति। तो नल जल योजना के संवेदकों के द्वारा 5 वर्ष से रखरखाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसका रखरखाव शहरी निकाय संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है खनिज संसाधन विधेयक नियमावली। बिहार खनिज संशोधन विधेयक नियमावली जो है अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए इसमें विभिन्न कार्रवाइयों के लिए दंडात्मक प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। तो चिकित्सा शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संस्थान। तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग विधेयक जो है ये आपको 2021 वाला ही है। तो इसके अंतर्गत तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 30 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बिहार से संबंधित खेल घटनाएं कौन कौन से हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है बिहार से संबंधित खेल घटनाक्रम को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले कॉमनवेल्थ 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो है कहाँ हुआ, तो याद है आपको बर्मिंघम में हुआ है। तो इसमें बिहार से संबंध में क्या क्या है, तो बिहार में चंदन कुमार सिंह ने लॉन बॉल्स के लिए भारत के सिल्वर मेडल जीता। और चंदन सिंह कहाँ के रहने वाले हैं, मुंगेर का। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि चंदन कुमार सिंह क्या खेलते हैं, तो चंदन कुमार सिंह जो है आपको लॉन बॉल्स खेलते हैं और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में क्या जीत के लाए हैं, सिल्वर मेडल जीत कर लाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियन 2022 जो कि न्यूजीलैंड का में स्थापित न्यूजीलैंड में किया गया था। तो पटना के खुसरूपुर प्रखंड के कीर्तिराज सिंह ने 57 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में 6 स्वर्ण जीती है। तो कीर्तिराज सिंह जो है किससे संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग स्पर्धा से आप पिछले कुछ एग्जाम में देखेंगे तो ज़्यादातर यही पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लेयर किससे रिलेटेड है। जैसे कि चंदन कुमार सिंह लॉन टेनिस से है, उसके बाद एक कीर्तिराज सिंह। तो कीर्तिराज सिंह किससे संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग स्पर्धा से संबंधित है। नेक्स्ट आता है 36वां राष्ट्रीय खेल। तो 36वां राष्ट्रीय खेल आपको गुजरात में हुआ। बिहार को 2 कांस्य पदक इसमें मिला है। और याद रखेंगे बिहार नेटबॉल महिला टीम को भी ने भी कांस्य पदक जीता था। बिहार को पदक की तालिका में 31वां स्थान हुआ है किस खेल में, तो 36वां राष्ट्रीय खेल में। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट है आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको हरियाणा में हो चुका है और बिहार ने इसमें भी कितना हुआ, 2 पदक जीता है। भोला सिंह जीता स्वर्ण पदक भारोत्तोलन में और शुभम कुमार कुश्ती में। तो फिर से वही इंपॉर्टेंट आता है कि भोला सिंह क्या जीता है भारोत्तोलन में और शुभम कुमार किस में जीता है, तो शुभम कुमार आपको जीता है कुश्ती में। तो यानी कि इसमें आप ध्यान से देखेंगे पिछले 2-3 साल को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी प्लेयर्स होते हैं वो कौन सा खेल खेलते हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन बार बार सतत पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है 8वां विश्व कैरम चैंपियनशिप। तो ये जो आपको भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने खिताब जीता। बिहार के पटना के 38 वर्षीय रश्मि कुमारी ने एकल और युगल टीम खिताब, ये खिताब क्या किया है, जीता है। तो यानी कि कैरम चैंपियनशिप आप 67th का क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रश्मि कुमारी ने कौन खेलती है, तो ये क्या खेलती है, कैरम चैंपियनशिप खेली है। तो रश्मि कुमारी किससे संबंधित है, तो कैरम चैंपियनशिप से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं
BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो इसमें क्या है, चैंपियन कौन है, प्रमोद भगत बिहार से और मनीषा रामदास भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि प्रमोद भगत जो क्या खेलते हैं, तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। जैसे आप 67th जो री एग्ज़ाम हुआ इसमें ध्यान से देखिएगा तो मिलेगा आपको, रश्मि कुमारी जो क्या खेलती है, तो वो कैरम खेलती है। प्रमोद भगत किससे संबंधित है, तो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप, तो बिहार का नीरज कुमार। तो बिहार के जो नीरज कुमार है 55 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है और किससे संबंधित है, तो कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है 24वां ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक, तो ये ब्राज़ील में हुआ था और ऋतिक आनंद ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। तो अगर ये पूछा जाए कि ऋतिक आनंद कौन सा खेल खेलते हैं, तो याद रखेंगे स्वर्ण पदक जीता है किस खेल में, बैडमिंटन में। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो ये आपको जमुई के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने रजत पदक जीता है। तो याद रखिए एथलीट जो है ये शैलेश कुमार है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता। तो ये आपको गांधीनगर में हुआ है। तो बिहार के बालक और बालिका दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है जूनियर नेशनल टारगेट बॉल चैंपियनशिप। इस खिताब में बिहार पुरुष, देखिए आप ये जो हो गया ये याद रखें ना रखें, लेकिन ये डेफिनेटली आप याद रखेंगे कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं जिनको अवार्ड मिला है प्रॉपर बिहार के, उनको ज़रूर याद रखना, क्योंकि बिहार पिछले 2-3 बार BPSC ऐसा यहाँ से पूछ रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता। थी आपको बिहार के भोला सिंह ने 102 किलोग्राम भार वर्ग में यह जीता है। नेक्स्ट है नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022। तो नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 जो आपको बिहार के जमुई जिले में जावेद अंसारी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो यानी कि आपसे ये पूछा जाए कि जावेद अंसारी किससे संबंधित हैं, तो कराटे से। नेक्स्ट है 48वां जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता। तो ये आपको पटना इंडोर स्टेडियम में हुआ। कौन कौन जीता है, तो हरियाणा और बिहार ने जीता है। सॉरी, हरियाणा विजेता है और बिहार उप विजेता है किसमें, 48वां जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता में। चलिए नेक्स्ट आते हैं टोक्यो पैरालंपिक। तो टोक्यो पैरालंपिक में शरद कुमार जो कि पैराथलीट है ऊंची कूद से संबंधित है और प्रमोद भगत जो है ये आपको बैडमिंटन से संबंधित है। इस चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए लास्ट पे जब बच रहा है देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ही कह रहा है कि बिहार से संबंधित अन्य खेल घटनाक्रम। तो पटना में मीराबाई चानू के साथ एम्बे इंडिया ने किस अभियान को लॉन्च किया, तो पैशन द पोषण को लॉन्च किया है मीराबाई चानू के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में मुकेश कुमार गोपाल किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखेंगे कि मुकेश कुमार गोपालगंज के किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट। ये आपको क्रिकेट से संबंधित है, क्लियर। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है BCCI के द्वारा आयोजित सीनियर महिला 20 BCCI के द्वारा आयोजित सीनियर महिला T20 क्रिकेट में सुपौल की राजलक्ष्मी का चयन हुआ है। राजलक्ष्मी कौन सा खेल खेलती है, तो क्रिकेट खेलती है। राजलक्ष्मी क्रिकेट खेलती है। नेक्स्ट है गुजरात में हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले बिहार दल के चीफ द मिशन बिहार ओलंपिक संघ के चेयरमैन कौन है, प्रदीप कुमार है, क्लियर। नेक्स्ट है बिहार में बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में उप विजेता रही थी। फाइनल में दादर नगर हवेली ने बिहार में 1-0 से पराजित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में स्वर्ण पदक जीतने वाले खुशी कुमारी, यानी कि खुशी कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो खुशी कुमारी किससे संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार का पहला अंडर-16 क्रिकेट खिलाड़ी जिसमें से दोनों पारी में शतक लगाया गया किससे संबंधित है, तौफीक जमुई। यानी कि बिहार में पहला अंडर-16 क्रिकेट खिलाड़ी जिसने दोनों पारी में शतक जड़ा है तो तौफीक जमुई है। यह कारनामा विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलते समय जो है यह किया गया है। चलिए नेक्स्ट है दिल्ली में आयोजित 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोपालगंज जिले के रहने वाले शशि पांडे ने 10 मीटर एयरफील्ड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है, क्लियर। नेक्स्ट है इंदौर में 7 से 9 अक्टूबर को संपन्न हुई 3 दिवसीय पिक बॉल नेशनल चैंपियनशिप बिहार के 2 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है समस्तीपुर जिले के शशि भूषण प्रसाद को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय रेसलिंग टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया, शशि भूषण प्रसाद को, और ये कहाँ के हैं, तो समस्तीपुर जिले के ये हैं। तो यानी कि भारतीय रेसलिंग टीम का कोच आपको शशि भूषण प्रसाद हैं।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी जो है ईशान किशन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैच में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे तेज़ खिलाड़ी बना है और दोहरा शतक पूरा करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बना है। उसके बाद है, ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने IPL 2022 की नीलामी 1525 करोड़ में खरीदा, जो 2022 के सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी था। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार के लिए डेब्यू कर रहे साकिब उल गरी ने अपने पहले प्रथम श्रेणी मैच में 13 शतक जड़ने वाला बल्लेबाज बना है। गरी ने मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी में डेब्यू मैच 405 गेंदों में 341 रन बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका वर्ष 2022 में बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का निधन। देखिए कभी कभार ये निधन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखेंगे कि वर्ष 2022 में बिहार से निधन होने वाले व्यक्तियों में किनका किनका नाम है। तो सबसे पहला यहाँ पर नाम जो है आपको वो है शरद यादव, यानी कि शरद यादव जी जो हैं वो इनका निधन हो गया है। ये क्या है, तो बिहार से यह कि मधेपुरा से 4 बार इनको सीट मिल चुका है और मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार ये बन चुके लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1 बार ये बने हैं। तो ओवरऑल कितना, 4 2 6 7 बार बने हैं। साथ ही साथ 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कह सकते हैं ये जदयू का क्या था, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जनता दल यूनाइटेड का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है केसरीनाथ त्रिपाठी। तो याद रखिएगा केसरीनाथ त्रिपाठी जो हैं ये आपको बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। बिहार के भी राज्यपाल रहे हैं केसरीनाथ त्रिपाठी और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे हैं। और उन्होंने नवंबर 2014 से अगस्त 2015, तो ये डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा याद रखिए केसरीनाथ त्रिपाठी जो हैं, केसरीनाथ त्रिपाठी आपको बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल ये रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जस्टिस इंदु प्रभा। तो जस्टिस इंदु प्रभा जो हैं आपको पटना हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज रहे हैं। साथ ही साथ इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था और पहले वाली महिला जज बनी है। यानी आपसे क्वेश्चन ये किया जाए, यानी कि पहली महिला जज कौन बनी है, तो पहली महिला जज जो है आपको जस्टिस इंदु प्रभा सिंह बनी है, पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज। चलिए नेक्स्ट है रामचंद्र मांझी जो है भिखारी ठाकुर के नाच मंडली के एक सदस्य थे। भिखारी ठाकुर आपको पता है भोजपुरी का शेक्सपियर कहलाते हैं और लौंडा नाच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया कौन, रामचंद्र मांझी ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान ये दिलाया। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट है धनिक लाल मंडल। तो धनिक लाल मंडल जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। हरियाणा एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। झंझारपुर से लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1967-69 3 बार विधानसभा सदस्य चुने। तब सीधा याद रखें धनीक लाल मंडल का मृत्यु हो गया तो बिहार विधानसभा के वो अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं रमई राम। तो रमई राम जो हैं आपको ये 9 बार विधायक रहे हैं। बिहार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, जिसमें भूमि सुधार मंत्री और परिवहन मंत्री का पद इनको मिल चुका है। और बिहार में कुल मिलाकर ये 5 बार मंत्री या पद को संभाल चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से बिहार करंट अफेयर का पार्ट 2 जो है आपका एंड हो चुका है। आई होप अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जब मैं इस पर पार्ट 3 डालूँ तो वो पार्ट 3 का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएंगे। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि एटुरिया का बुक आपके पास होगा, बट अगर आप उसको एक बार देख रहे हैं नज़र से, साथ में यहाँ से आप सुन भी रहे हैं, तो आपको काफ़ी याद रहेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में।